So a very good morning everyone. Today we are going to complete your chapter number 5 which is very easy. ठीक है, तो अभी हम लोग का इस टॉपिक में क्या बच गया, ध्यान से सुनना. लास्ट क्लास वी हैव डन अबाउट एफडीआई क्या होता है, एफआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है. एक बात बताओ, जब कोई आकर एनआरआई या कोई फॉरेन कंपनी डायरेक्टली आकर इंडिया में अपना प्लेस ऑफ ऑपरेशन एस्टैब्लिश करना चाह रहा है, कोई इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाह रहा है, इंडस्ट्री खोलना चाह रहा है, कोई इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट करना चाह रहा है, तो दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज डैश एफडीआई. वेरी गुड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो ये जो एफडीआई है ये क्या परमानेंट इनफ्लो ऑफ कैपिटल लाता है कि टेम्पररी लाता है? परमानेंट. क्योंकि आकर आज आप यहाँ इंडस्ट्री खोल रहे हो तो ऐसा तो नहीं आप एक साल बाद इंडस्ट्री बंद करके चले जाओगे. So whatever foreign capital is coming, that is permanent in nature. और इससे क्या नहीं से कंट्री का मेरा जीडीपी भी बढ़ेगा, इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा. इससे क्या नहीं से कंट्री का जो है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होगा. And perhaps that is why they are investing here in India, because India is a labor surplus country and we are suffering from the dearth of capital. तो इन लोग अपना कैपिटल लेकर आता है और हमारा लेबर एक्सप्लॉइट करता है, क्योंकि इंडिया में लेबर चीप है ना. कैपिटल महंगा है लेकिन लेबर यहाँ क्या है, चीप. तो इसीलिए उनका भी फायदा हो रहा है, उनको लेबर चीप में मिल रहा है. लेकिन हमें क्या फायदा हो रहा है कि हमें लोगों को क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, प्लस गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह 40% मिल जा रहा है. हमारे कंट्री का जीडीपी क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, वैरायटी ऑफ चॉइसेस वगैरह आ रहा है. अब हमारे लोग भी जो है अलग अलग प्रोडक्ट खरीद सकते हैं जो कि इंडिया नहीं बना रहा है लेकिन कोई फॉरेन कंट्रीज आकर इंडिया में बना रहा है. लाइक अमेजन स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन इंडिया. इंडिया में उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग हब वगैरह बैठा लिया है. और बहुत सारी ऐसी कंपनी है विच इज एन एग्जांपल ऑफ एफडीआई प्रेजेंस इन इंडिया, लाइक पेप्सी, कोको कोला बताया था लास्ट क्लास, सैमसंग, पिज्जा हट, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, सोनी. ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ एफडीआई's प्रेजेंस इन इंडिया, है ना. फिर अब मेरे को बताओ, एफडीआई क्या गवर्नमेंट हर सेक्टर में 100% खोल रखा है कि परसेंटेजेस फिक्स कर रखा है? व्हाट इज दैट परसेंटेजेस? 26, 49, 51, 74, 100. किस सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउ है? ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, टूरिज्म. कुछ सेक्टर ना गवर्नमेंट ऐसा भी रखा है जहां बोला भाई नहीं, फिरंगियों का पैसा नहीं चाहिए हमें. एग्रीकल्चर और डिफेंस और सिगरेट, अल्कोहल, कसिनो, गैम्बलिंग, बेटिंग बिजनेस, चिट फंड, निधि कंपनी, ये सब में एफडीआई वगैरह अलाउड इंडिया में नहीं है. बोले इंडियन में हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स को इतना अलाउ नहीं करते तो फिरंगियों को क्या अलाउ करेंगे? तो ये एक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया. अच्छा, एफडीआई इन इंडिया इज अलाउड थ्रू 2 रूट्स, मैंने आपको बताया था. वेरी गुड, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट. अप्रूवल रूट में प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट लेना पड़ेगा. ऑटोमेटिक रूट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई. आरबीआई ने कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखे, गाइडलाइंस दे रखे, वो फॉलो करोगे तो आपको अलाउड है, किसी का परमिशन लेने का दरकार नहीं है. लेकिन अप्रूवल रूट में किसका परमिशन लेना पड़ेगा? प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये हो गया एफडीआई. फिर हमने सीखा था कि अगर उन लोग को ना इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह खोलने का, उन लोग को बस कैपिटल गेन करना है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, शेयर बाजार में लगाना है, इंडियन कंपनी का स्टॉक खरीदना है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो तो टेम्पररी है कि परमानेंट है? टेम्पररी. क्योंकि जैसे ही क्या होगा, उनका बेनिफिट मिल जाएगा, वो लोग शेयर को बेच करके क्या करेगा, दूसरा कंट्री में लगाने चल जाएगा पैसा. तो अगर एक इंडिविजुअल लगा रहे हैं यहाँ का स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, तब उसको क्या बोलते हैं? एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. एनआरआई इन्वेस्ट कर रहा है. लेकिन अगर क्या हो रहा है, एक कंपनी कर रहा है, एक कॉर्पोरेशन, एक इंस्टीट्यूशन कर रहा है, तब उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई. लेकिन दोनों का मतलब तो एक ही है, बस खाली वहां पे डेजिग्नेशन अलग है. एक में इंडिविजुअल बंदा कर रहा है, एक में कंपनी कर रहा है, लेकिन दोनों ही किसके लिए कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन, स्टॉक मार्केट, डायरेक्ट कंट्रोल है क्या इन लोग का? दे आर द पैसिव इन्वेस्टर, दे आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व, दे आर पैसिवली इन्वॉल्व इन द कंपनी. कंपनी का इंटरनल अफेयर्स उन लोग थोड़ी संभाल रहा है, उन लोग तो खाली क्या कर रहा है? शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है, शेयर खरीदा है, becoming the owners of the company, but the management is still in the hands of the director. But in case of FDI, they are also managing the affairs of the company. Understanding the difference? Clear है? अब हेडिंग दो अपने कॉपी में, BOP versus BOT. बोलो इतना इजी लेवल है, लोग बीओपी का फुल फॉर्म पूछता है, बीओटी का फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम. आई होप यू नो इट. बीओटी इज बैलेंस ऑफ ट्रेड,
बीओपी इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, लिख लो। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? पूरा समरी है ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, क्या विद इन इंडिया एंड विद द अदर कंट्रीज, नेशनल कंट्रीज। यहां पे खाली किसका बात हो रहा है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टैंजिबल गुड्स का, विजिबल गुड्स का। तो यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या शो करता है लास्ट में? मेरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या डिफरेंस, वो हो गया मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अगर इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा है, आपको क्या लगता है हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा कि इंपोर्ट? इंपोर्ट। बट इन लोग बोलते हैं अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, देन वी से बीओटी इज फेवरेबल, पॉजिटिव बैलेंस आएगा ना। और एक्सपोर्ट ज्यादा होना मतलब क्या? कि हम लोग को अर्निंग ज्यादा हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आर पॉजिटिव। बट अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट मतलब हम लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, यानी हमें पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं, सो इन दैट केस मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी अनफेवरेबल हो जाएगा। तो ये तो आप लिख ही लोगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो वहां पे लिख लो एरो देके, फेवरेबल बीओटी, अनफेवरेबल बीओटी। फेवरेबल कब होगा? जब हमारे एक्सपोर्ट्स ग्रेटर है किससे? इंपोर्ट से। और अनफेवरेबल कब होगा? जब इंपोर्ट ग्रेटर है किससे? एक्सपोर्ट से। So it is a summary of all the transactions which is recording import and export of goods from India with the other countries. ठीक है? If your export is greater then we say favorable, but if your import is greater then we say unfavorable. एक्सपोर्ट मतलब हम लोग सामान बेच रहे हैं, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आ रहा है। इंपोर्ट मतलब हम लोग विदेश से सामान मंगा रहे हैं, हमें उन्हें फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट करना है। ठीक है? तो दोनों का डिफरेंस मेरे को क्या दे देता है? बीओटी। कुछ एक्सपोर्ट किया, कुछ इंपोर्ट किया, तो कितना रुपया देना है, कितना रुपया पाना है, जो डिडक्ट करके नेट बचा उसको क्या बोलते हैं? बीओटी। सो बीओटी जो है वो एक नैरोअर टर्म है, वो खाली ट्रेड का बात कर रहा है। But if I talk about BOP, balance of payment, it is a very broader term. It not only includes import and export of goods, it also includes import and export of services. आज आपको पता है सबसे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इंडिया का जीडीपी में कौन कर रहा है? सर्विस सेक्टर। गया वो जमाना जब एग्रीकल्चर करता था, गया वो जमाना जब हम लोग एग्रीकल्चर से पैसा कमाते थे, अभी हम लोग किससे कमा रहे? सर्विस सेक्टर। तो आप सर्विस को कैसे भूल सकते हो? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज वेरी ब्रॉडर, इट नॉट ओनली इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अदर थिंग। कोई भी ट्रांजैक्शन जो इंडिया और विदेश के बीच में हो रहा है, वो सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम लोग कहां मेंटेन करेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। और क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है? लोन वगैरह भूल गए क्या? आए दिन हाथ फैला के रखते हो, कभी वर्ल्ड बैंक के सामने, कभी यूएसए गवर्नमेंट के सामने, तो वो भी तो एक टाइप का ट्रांजैक्शन ही है। कोई फोकट का तो आपको लोन नहीं दे रहा है, आप लोन ले रहे हो, रिटर्न में इंटरेस्ट दे रहे हो, फिर रीपेमेंट कर रहे हो लोन का, तो ये भी तो एक ट्रांजैक्शन हो गया विच शुड बी रिकॉर्डेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। समझ में आया? तो लोन वगैरह का ट्रांजैक्शन, या फिर आप समझो आपको गिफ्ट मिल गया। हम लोग आए दिन जाते रहते हैं ना फॉरेन वगैरह ट्रेवल करने, अभी आपको बीच में पता है ना वो हाउडी मोदी मूवमेंट हुआ था और ट्रंप वाला मूवमेंट हुआ था, ट्रंप ही आया, मोदी जी वहां गए थे। तो इन रिटर्न में जब भी कोई अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ का बाहर जा रहा है, तो एज अ मार्क ऑफ ऑनर उन्हें कुछ गिफ्ट वगैरह दिया जाएगा, या फिर डोनेशन वगैरह दिया जाएगा इंडिया को।
समझ में आ रहा है? कॉम्पनसेशन वगैरह दिया जाएगा, तो गिफ्ट, डोनेशन, ये सब भी इसमें आता है क्या? हाँ। क्या नहीं से अगर मोदी गवर्नमेंट को मान लो ट्रम्प उस समय, अभी तो ट्रम्प नहीं है, उस समय ट्रम्प जब था, बहुत खुश होकर 1 करोड़ रुपया का ऐसे ही मतलब गिफ्ट चेक काट के दे दिया, तो रिटर्न में मोदी जी भी उसको कुछ दिए हैं क्या? बोले 1 करोड़ तुम मेरे को दिया, लो तुमको 2 करोड़ का चेक साइन करके देते। कहने से देवर वन वे ट्रांजैक्शन, गिफ्ट इज अ वन वे ट्रांजैक्शन। व्हेन समवन इज गिफ्टिंग यू समथिंग, क्या रिटर्न में आप उसको कुछ दे रहे हो क्या? गिफ्ट इज गिफ्ट। बोलोगे हाँ प्यार दे रहे हैं, वो सब मेजर नहीं किया जा रहा है ना, मॉनेटरी टर्म्स का बात हो रहा है। आज आपको मम्मी पापा गिफ्ट दिए तो आप लेके रख लेते हो, क्या मम्मी पापा के लिए दोबारा गिफ्ट खरीदने जाते हो? नहीं जाते हो। बोलोगे हाँ कभी कभार दे देते, मतलब उसके बदले तो नहीं दे रहे हो ना। तो ये सारे क्या हो गए? वन वे ट्रांजैक्शन वेयर देयर इज नो क्विड प्रो क्यो, यानी एक्सचेंज में कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो ये सब भी आएगा क्या? कहां पे? बीओटी में नहीं, बीओपी। तो बीओपी सब इंक्लूड कर रहा है, आप समझ रहे हो? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा व्हाट अबाउट एफडीआई, एफपीआई? वो भी तो आएगा, वो भी तो एक टाइप का ट्रांजैक्शन है। इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, उस पर डिविडेंड इनकम मिला। आज मान लो मैंने कोई फॉरेन कंट्री का शेयर्स खरीदा, उस पर मुझे कोई डिविडेंड इनकम मिला, तो वो भी इसमें आएगा क्या? हाँ। या मुझे किसी को डिविडेंड देना है, वो भी इसमें आएगा क्या? हाँ। लोन लिया, इंटरेस्ट दे रहे हैं, या इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, सारे ट्रांजैक्शन इसमें आएंगे। किसमें? टी में कि पी में? पी में। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना, पेमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म, बीओटी ओनली टॉक्स अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दैट टू ऑफ ओनली विजिबल गुड्स, टेंजिबल गुड्स जो आप टच कर सकते हो। सर्विसेज यहां कवर्ड नहीं है। सर्विसेज, अच्छा इसका मतलब बीओपी में गुड्स नहीं आता क्या? उसमें सब आता है, तब फिर तो बीओटी बीओपी का ही पार्ट हो गया। हाँ, और नहीं तो क्या? बीओपी इंक्लूड्स बीओटी प्लस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लाइक लोन्स एंड ऑल, एफडीआई, एफपीआई प्लस यूनिलैटरल ट्रांसफर प्लस गिफ्ट डोनेशन। यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब गिफ्ट डोनेशन वगैरह हो गया। समझ में आया? अब होता क्या है, इकोनॉमिकली बोलो या अकाउंटिंग टर्म्स में बोल लो, कि जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग बनाते हैं ना, तो जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट का ना इस तरह से एक रिकॉर्ड बनता है, जैसे आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो ना, वैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक साइड रिसीट का दिखाते हैं, एक साइड पेमेंट का दिखाते हैं। तो अब बोलता है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये जो रिसीट और पेमेंट का कॉलम है ना, दोनों क्या करना चाहिए? बैलेंस करना चाहिए। सो इन अकाउंटिंग टर्म्स, इन फाइनेंशियल टर्म, बीओपी विल ऑलवेज बैलेंस। समझ में? अब फॉर एग्जांपल मान लो मेरा ना रिसीट टोटल दिखा रहा है 100 करोड़ और मेरा जो पेमेंट है ना वो 80 करोड़ दिखा रहा है, क्या नहीं से मेरा बीओपी फेवरेबल है? अरे हाँ, रिसीट 100 करोड़ है, पेमेंट 80 करोड़ है, तो 20 करोड़ तो फेवरेबल है ना। समझ में आ रहा है? लेकिन इसके बाद भी मैंने क्या बोला कि इसको बैलेंस ऑफ करना जरूरी है, यानी एट द एंड ऑफ द डे यहां पे भी 100, यहां पे भी 100 होना जरूरी है। तो अब मैं यहां पे क्या दिखा दूंगी? कोई ऐसी फिक्टिशियस पेमेंट दिखा दूंगी। समझ में? जैसे हम लोग सस्पेंस अकाउंट नहीं करते ट्रायल बैलेंस में बैलेंस करने के लिए, तो वैसे यहां पे मैं कोई भी फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन दिखा दूंगी 20 करोड़ का। ये एक्चुअल में हुआ नहीं है, ये जस्ट मैं दिखाऊंगी व्हाई टू मेंटेन द बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का मतलब ये है कि वो इक्विलिब्रियम में है? डज इट ऑलवेज मीन्स इफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बैलेंस्ड? वो तो मैंने बोला ना अकाउंटिंग टर्म से बैलेंस हो गई, 100 हो गई, क्या इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है? जरूरी है? नहीं। जैसे ये डिसइक्विलिब्रियम में, क्योंकि 20 का आपने एडजस्टमेंट किया, ओमिशन वगैरह को मैनेज किया है। ये एक्चुअल में इक्विलिब्रियम में कब होता? जब एक्चुअल रिसीट और एक्चुअल पेमेंट क्या करता? मैच करता। आपको पता है इतना बुक्स में दिया नहीं है डिटेल में, मैं आपको बताऊं ना, अभी एक्स्ट्रा बताने में भी मेरे को डर लगने लग गया है। 2 टाइप का ट्रांजैक्शन होता है, सुनो, बुक में नहीं दिया लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो मैं बताऊंगी। 2 टाइप का ट्रांजैक्शन होता है, एक होता है ऑटोनॉमस, एक होता है एकोमोडेटिंग। पढ़ा है क्लास 12 में? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन होता है और एक होता है एकोमोडेटिंग। ऑटोनॉमस मतलब क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। वो ट्रांजैक्शन जो इंडिपेंडेंटली हो रहा है, जिसको आपने नहीं करवाया बैलेंस मेंटेन करने के लिए। जैसे अभी बोला ना ये 100 और 80 करोड़ वाला ट्रांजैक्शन अपने आप हुआ, आपने जबरदस्ती नहीं किया, ये अपने आप थ्रू आउट द ईयर का क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। आपने जबरदस्ती कौन सा ट्रांजैक्शन करवाया? 20 वाला। क्यों? टू मेंटेन बैलेंस एंड बैलेंस ऑफ अकाउंट। तो ये ट्रांजैक्शन जो आप जबरदस्ती करवाते हो इसको बोलते हैं एकोमोडेटिंग, एकोमोडेट करने के लिए। बट इसके पहले जो ट्रांजैक्शन हुआ वो क्या था? ऑटोनॉमस, जो खुद से हो रहा है इंडिपेंडेंटली। समझ में आया? तो यानी कि जब भी एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन हो रहा है इसका मतलब बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में है ना। अगर ऑटोनॉमस रिसीट और ऑटोनॉमस पेमेंट इक्वल होगा तब तो मतलब क्या?
वो इक्विलिब्रियम में, आपको उसको अलग से बैलेंस करने का दरकार नहीं है। लेकिन अगर ऑटोनॉमस रिसीट और ऑटोनॉमस पेमेंट इक्वल नहीं है, जो कि नहीं था मेरे सम में, एक 80 एक 100 था, तभी तो मैंने उसको बैलेंस करने के लिए क्या करवाया, 20 करोड़ का एक फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, कौन सा ट्रांजैक्शन, एकोमोडेटिंग, which proves balance of payment although is balanced in accounting sense but it is in disequilibrium। डिफरेंस समझ में आया मैंने क्या बोला? तो इक्विलिब्रियम कब होगा? अच्छा, बैलेंस होना मतलब ये नहीं है कि आपका दोनों बैलेंस के एग्जैक्टली मैच कर रहा था। वॉज इट इन इक्विलिब्रियम? नॉट नेसेसरी। इक्विलिब्रियम खाली कब होगा, जब ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस रिसीट और ऑटोनॉमस पेमेंट एक्चुअली क्या रहा होगा, इक्वल। अगर कोई अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो तो डेफिनेटली वो क्या था, इक्विलिब्रियम में नहीं था। आपने उसको बैलेंस करवाने के लिए एक्स्ट्रा एंट्रीज वगैरह मारी है। अभी समझ में आया? तो अभी हेडिंग क्या दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ओवर। अब लिखो बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब इसके अंदर क्या क्या आता है बताओ? लिखो सबसे पहले करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन होंगे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ क्या, विजिबल गुड्स, क्या सर्विसेज भी आएगा? हाँ, फिर क्या लिखोगे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ऑल्सो, दोनों आएगा ना। और यहां ब्रैकेट में क्या नहीं से बीओटी, ये ए वाला पॉइंट की जगह मैं बीओटी भी लिख सकती थी क्या? यस और नो, टेल मी। ए वाला पॉइंट तो बीओटी है, प्लस बैलेंस ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, प्लस और क्या बोला, यूनिलैटरल रिसीट वगैरह, डोनेशन गिफ्ट्स वगैरह, इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह। डिविडेंड कैसे आएगा? अरे आप कोई फॉरेन कंपनी का शेयर खरीद रखे हो, डिविडेंड इनकम तो यही आएगा ना, या आप पे कर रहे हो उन्हें, उन्होंने आपका शेयर खरीद रखा है, वैसे इंटरेस्ट। तो ये सब क्या हो गया, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। फिर क्या आता है इसके अंदर, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट में क्या आ गया, लोन्स वगैरह ना, लोन्स वगैरह जो हम लोग ले रहे फॉरेन कंट्री से या दे रहे हो उन्हें, नेट बैलेंस आएगा ना यहाँ पे। क्या समझ रहे हो कि नहीं? जितना लोन दियो जितना लियो नेट बैलेंस होगा ना, लोन्स। और क्या आएगा, असेट वगैरह खरीदे हो फॉरेन कंट्री में जाके, नहीं हो सकता हम फॉरेन कंट्री में कोई प्रॉपर्टी खरीदे या वो यहां आकर खरीद रहे हैं, तो एफडीआई तो हो गया। तो लोन्स वगैरह, असेट्स परचेज, इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, सब क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ना। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, जिससे असेट या लायबिलिटी का पोजीशन चेंज होता है। और फिर लास्ट में क्या आ गया, एडजस्टमेंट एंट्रीज। करते हैं ना एडजस्टमेंट एंट्री, वाई डू वी डू दोस एडजस्टमेंट एंट्री, टू मेंटेन बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो एनी ओमिशन, एडजस्टमेंट that you do at the end, इसका मतलब समझ गए? एकोमोडेटिंग का स्पेलिंग गलत है, हाँ, ए टी मिस कर दिया, एकोमोडेटिंग होता है ना, एकोमोडेटिंग, एकोमोडेटिंग लिखना उसको, ठीक है। एनी एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन डन टू मेंटेन बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। समझ रहे हो ना ये सब कि नहीं? यानी कि
मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या सीखा? अकाउंट्स में बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस। अब आपके बुक्स में पता है खाली 3 हेडिंग दी है, क्या क्या? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ओमिशन, बस। बट अंदर का कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, बट वी हैव डन ऑल। क्या हुआ? यहाँ है नहीं, रिमोट नहीं है। वो नहीं डरती है मेरे से। चल, क्यों मैं डरावनी दिखती हो जो डरते हो? आज तक मारा है? डांटते वाटते तुम लोग का ही भलाई के लिए, समझ में आया? तो उसको कभी भी अदरवाइज मत लिया करो तुम लोग। हाँ। इसका मतलब समझिए क्या, देखो ये लास्ट वाला लाइन, अकाउंटिंग सेंस में तो ये हमेशा बैलेंस करेगा ही, बट इसका मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम में खाली कब होगा? जब एक्चुअली ऑटोनोमस रिसीट इज इक्वल टू ऑटोनोमस पेमेंट। समझे कुछ? एंड ऑल्सो कोई अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं है। देख लो, सो दिस कंप्लीट्स योर बीओपी बीओटी का कॉन्सेप्ट। रिवाइज इट। डन। देख लो पूरा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, कंप्लीट इट इन द क्लास। बीओटी बीओपी इज ओवर। सो यू नो वी हैव कंप्लीटेड द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब बिगिनिंग पार्ट में इन्होंने 3 सेक्टर के बारे में बताया है। यू नो व्हाट आर द 3 सेक्टर्स? एग्रीकल्चर being the primary sector, मैन्युफैक्चरिंग being the secondary sector, सर्विस सेक्टर being the tertiary sector। अब उसमें इतना सारा डेटा दे दिया ना, मुझे तो नहीं लगता ये सब डेटा पूछेगा। और वो भी पता है कौन कौन से ईयर का? 2017, 18। अरे 21 का देता तो फिर भी रेलिवेंट लगता ना। 2017 में कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ था, आपको क्या करना है वो जान के एक बात बताओ। फाइनेंशियल ईयर 2018। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा मैंने उसको कंपाइल करके एक जगह कर दिया है, वो भी ज्यादा ही लगेगा आपको जो मैंने कंपाइल किया है। ट्राई करेंगे जितना साथ में लर्न हो जाए, ठीक है? इतना तो आपको पता है प्राइमरी ऑक्यूपेशन हमारा आज भी क्या है? एग्रीकल्चर। लेकिन मैक्सिमम जीडीपी में कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है? सर्विस। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट कर रहा है? एग्रीकल्चर। क्योंकि अभी भी लोग क्या है, बहुत ज्यादा रूरल एरिया में इलिटरेट है। एजुकेशन इज नॉट बीइंग डेवलप्ड टू दैट ग्रेट एक्सटेंट, सो पीपल स्टिल हैव टू रिजॉर्ट टू एग्रीकल्चर। ठीक है? तो बस यही सब है।
और जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? सर्विस, ठीक है। और आपका भी इनकम कौन जनरेट कर रहा है? ग्रोथ रेट किस सेक्टर का सबसे ज्यादा है? सर्विस, सब सर्विस ही है। तो अब सर्विस सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? जीवीए में कितना कर रहा है? जीडीपी जीवीए सेम, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, सेम ही चीज है वो। वैल्यू एडेड को ही तो ऐड करके हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं, याद है ना? तीनों मेथड याद है तो नेशनल इनकम का। ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एनआई में नहीं करना चाहिए। गुड्स ग्रोन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वेरी गुड, करना चाहिए। एंड परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड मशीनरी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका इंटरेस्ट इनकम वगैरह ब्रोकरेज आएगा बिकॉज दे आर बीइंग, हाँ, करंट ईयर सर्विसेज, दे आर रिफ्लेक्टिंग करंट ईयर सर्विसेज, वेरी गुड। एकदम मतलब पढ़ाई करके रखे हो। चलो रिवाइज कर लो इसको, फिर हम लोग ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्पेसएक्स के बारे में सुना है? किसका है? एलॉन मस्क, वेरी गुड। स्पेसएक्स क्या करता है वो? स्पेसशिप तो ठीक है, स्पेसएक्स, बट क्या है, क्या वो कॉन्सेप्ट क्या है? एलॉन मस्क ने डेवलप किया है, वो सब ठीक है, वो उसका फाउंडर है। और व्हाट इज द रिलेशन? यही नहीं पता कि है क्या स्पेसएक्स। स्पेस है, स्पेसएक्स स्पेस है। व्हाट द प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट? अरे तो बट वो क्या है वो तो आपको पता होना चाहिए। मार्स में जाओगे स्पेसएक्स में बैठ के? क्या है? माय गॉड, आधा ज्ञान और ज्यादा डेंजरस होता है। उससे बेटर बोलो हमको नहीं आता है। आंख बोल करके आता है, कुछ बताओ नहीं कि वो है क्या। इज रियली वेरी शेमफुल। स्पेसएक्स क्या प्रोजेक्ट है? जैसे सपोज करो हम लोग इंटरनेट वगैरह लेते हैं ना, जियो का जियोफाई है, एयरटेल का है, डोंगल वगैरह नहीं लगाते हैं, तो ये सब इंटरनेट का कनेक्शन कहां से आता है? कभी सोचा है? सैटेलाइट कनेक्शन। लेकिन ये सैटेलाइट नहीं है, रुको तो। इंटरनेट का कनेक्शन कहां से आता है? सैटेलाइट से। तो अब एलॉन मस्क क्या बोला कि हम अपने कंज्यूमर को स्पेस का कनेक्शन देंगे इंटरनेट से, मतलब इंटरनेट का स्पीड और फास्ट रहेगा। हम लोग जो डोंगल वगैरह लगा रहे हैं ना, अभी तो हम लोग को सैटेलाइट से स्पीड आ रहा है ना, अभी डायरेक्टली किससे आएगा? स्पेस से आएगा, जिससे कॉस्ट वगैरह कम लगेगा इंटरनेट का और स्पीड भी क्या होगा? वेरी फास्ट। So that was the SpaceX project where Elon Musk has promised कि अगर ये जो डोंगल आप मेरा खरीदोगे और इससे अगर आपको फास्ट इंटरनेट का कनेक्शन नहीं मिला, इंडिया में भी लॉन्च हो चुका है, then I will be refunding back your money। समझ में आया अभी मैंने क्या बोला? 99 to 100 यूएस डॉलर का उन्होंने जो है एक डोंगल को खरीदने का फीस वगैरह बताया है सब्सक्रिप्शन के लिए। तो वो अब हम लोग सोचो स्पेस से भी इंटरनेट वगैरह क्या है यूज कर सकते हैं। जनरली वी डू इट विद सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन लिंक, लेकिन अभी हम लोग किससे करेंगे? डायरेक्टली स्पेस से कनेक्ट हो जाएंगे। सो दैट वाज अ स्पेसएक्स प्रोजेक्ट। और स्पेसएक्स ही क्यों रखा? उसके अलावा एलन मस्क जैसे कि बेजोस, याद है मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, बेजोस जो है रिसेंटली स्पेस वगैरह ब्लू ओरिजिन शेफर्ड में जाकर आए थे, वैसे एलन मस्क भी तो अपना स्पेस में जाकर आए थे। तो अब कुछ दिन बाद आप भी जो है ना, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी फास्ट मूव हो रहा है ना, आप लोग भी जो है जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, कश्मीर वगैरह घूमने जाते हैं, बोलते जन्नत है, वैसे हम लोग स्पेस वगैरह भी घूमने जा सकेंगे। कुछ दिन में इतना टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड होने वाला है, खाली आपके पास पैसा होना चाहिए, खाली पैसा होना चाहिए। रॉकेट वगैरह में आप भी जा सकोगे। अभी एरोप्लेन में जाते हैं ना, एरोप्लेन में भी जब इन्वेंशन हुआ था, ऑर्डिनरी पीपल ने थोड़ी सोचा था कि हम लोग एरोप्लेन में बैठेंगे, लेकिन आज एरोप्लेन भी अगर हम लोग कहीं जाना ही नहीं चाहते, ट्रेन वगैरह बेकार लगने लग गया, तो वैसे कुछ दिन बाद एरोप्लेन बेकार लगेगा, सीधा रॉकेट में हम लोग ट्रैवलिंग करेंगे। हाँ, तो जो ब्लू ओरिजिन था जेफ बेजोस का, उसमें एस्ट्रोनॉट्स वगैरह थोड़ी गए थे, लोकलाइट्स गए थे आफ्टर टेकिंग द मिनिमम एक्सपीरियंस। जेफ बेजोस के एस्ट्रोनॉट है क्या? वो गया ना, अपना भाई को भी लेकर गया और एक बुढ़ी औरत को भी लेके गया जो कि एक पायलट है, 75 साल ना 80 साल की वो बुढ़ी औरत है। सोचो वो चली गई स्पेस में, 14 मिनट का उन लोग का जर्नी था जाकर आने का, 14 मिनट में लोग स्पेस ट्रेवल करके आ गया था। डिडंट आई शो यू दैट वीडियो? किसी और बैच में दिखाया होगा। ब्लू ओरिजिन शेफर्ड के बारे में सुना होगा, कितना ज्यादा पॉपुलैरिटी हुआ था, इट वाज
फॉर इन न्यूज फॉर सो मेनी डेज, पीपल इवन वेंट देयर टू सी कि कहां से वो रॉकेट जो है उड़ेगा वगैरह, न्यूज में उसका कितना कवरेज हुआ था। वो गया, जब तक आ नहीं गया एवरीवन वाज वेरी मच एक्साइटेड, वेटिंग कि लोग आएंगे भी कि नहीं वापस। एस्ट्रोनॉट थोड़ी गए थे, ह्यूमन बींग्स वेंट, उसके पहले एलॉन मस्क गया। तो अब इन लोग ऐसा ऐसा कंपनी डेवलप कर रहे हैं जिसमें नॉर्मल पीपल हमारे जैसे भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास उसके लिए सॉलिड पैसा होना चाहिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे और क्या होगा, और ये बढ़ते जाएगा तो और चीप होते जाएगा। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है इनिशियली तब महंगा होता है, धीरे धीरे जैसे अब फ्लाइट्स वगैरह पहले कितने महंगे होते थे, बट अब धीरे धीरे एवरीवन कैन अफोर्ड इट, तो ऐसे धीरे धीरे रॉकेट का भी हो जाएगा। हम लोग भी रॉकेट में बैठ के जाएंगे चांद पर, हम लोग अपना हॉलीडे डेस्टिनेशन वगैरह मना कर आएंगे, स्पेस वगैरह जाकर आएंगे। स्पेस से चालू कर रहे हैं, फिर चांद में जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे, कोई दूसरा प्लैनेट में रिसर्च करेंगे, ठीक है। देखो, सो राइट डाउन, तो ये सब याद रखना। स्पेस एक्स क्या चीज का प्रोजेक्ट है, ये है आपके मैट में, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया, ऐसे ही नहीं पढ़ाया अचानक से मेरे को मन हुआ और पढ़ाना चालू कर दिया, है आपके मैट में, ठीक है। स्पेस एक्स लॉन्च्ड बाय एलॉन मस्क फॉर गिविंग वेरी फास्ट इंटरनेट सर्विसेज to the consumer in India by directly connecting it with the spaceship, ठीक है। लिखो, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बारे में। ये कुछ नहीं है, मतलब मैंने इसको जितना पॉसिबल हो सका इसको अरेंज कर दिया, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में आएगा तो ऐसे ही आएगा, तो आपको इसको लर्न करना है, समझने से ज्यादा इसको लर्न करना है। अब 58% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, इसमें समझाने का कोई बात है क्या। लगभग 55 से 60% के बीच का जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर, क्योंकि अभी भी इतने प्रतिशत लोग कहां रहते हैं, गांव में, रूरल एरियाज में। सो राइट ऑन पॉइंट नंबर 1। सो प्लीज पहले गिव द हेडिंग 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर। ऐसे चार्ट बना लो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जैसे मैं नहीं बनाती हूं चार्ट, चार्ट के नीचे से 3 तो एरो टानो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। डू आई नीड टू राइट, ऐसे लिखो 3 अब आप मैट खोलोगे, फिर से चैप्टर 5 बोलोगे, फर्स्ट पेज में ये सब दिया हुआ है। मैंने इसको लास्ट में करवाया क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग टॉपिक है पहला बात, और दूसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप बोलोगे कि ये चैप्टर 5 हमारे सिलेबस में है भी कि नहीं, मैम ने पढ़ाया नहीं है, मैट में तो कुछ और है। सब चीज करवाया है, कंटेंट कवर, आप समझ रहे हो ना, बट इन अ रिवर्स फॉर्मेट। मैंने आपको सबसे पहले क्या चीज से चालू करवाया था, भूल गए, 5 ईयर प्लान, इस चैप्टर का 5 ईयर प्लान ना, तो 5 ईयर प्लान इस चैप्टर के मिड में छुपा हुआ है। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसके बाद बीओपी बीओटी है, और सबसे स्टार्टिंग में क्या है, आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, हाँ ये वाला। तो आपको मैट तो देखना नहीं है ना, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो ना भाई। हाँ, 3 टाइप ऑफ सेक्टर लिखो। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में लिखोगे एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, ये भी पूछता है कितनी बार, टर्शियरी में सर्विस। तो लिखोगे ये वाला नोट्स कि घर पे ही लिख लोगे, अभी रीड कर लें कि लिख लोगे, चलो लिख लो। तो स्पीड फिर फटाफट बढ़ना, बढ़ा के लिखना, फास्ट मोशन में लिखना एकदम, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लिया, पहला पॉइंट लर्न करवा दिया मैंने। कितना प्रतिशत हमारे जनसंख्या का, हमारे इंडिया का किसके ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर, कितना 58। तो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड कौन सा ऑक्यूपेशन है, एग्रीकल्चर। सो राइट डाउन। आज आपको पिज्जा के संग स्पेशल एंट्री भी मिलेगा, स्पेशल गेस्ट एंट्री, अपीयरेंस। सब चीज अभी थोड़ी बता सकते हैं, अभी करो ना। पॉइंट नंबर 1, 58% अंडरलाइन करो, ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर। 58% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर, लिखा, ब्रैकेट में क्या लिखा, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। एक बात बताओ, एग्रीकल्चर से क्या तो इनकम आता होगा जिससे हमारा जीडीपी वगैरह बढ़ जाए, मैक्सिमम तो कौन देता है, मैंने बोला सर्विस सेक्टर ना। इससे कितना कंट्रीब्यूशन आता है जानते हो, 17.8% ओनली।
तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर. व्हाट इज अलाइड सेक्टर? कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रोइंग, सब रिलेटेड ही तो हो गया. तो वो सब मिलाकर कंट्री का जीडीपी में या जीवीए बोलो, ग्रॉस वैल्यू एडेड में कितना कंट्रीब्यूशन है? 17.8%. वो भी कब का डेटा है? फाइनेंशियल ईयर 2020. अभी हम लोग आगे 22 में, बट आपका भी इंस्टीट्यूट कहां पे पड़ा हुआ है? 20 में, और कहीं कहीं 17 में ही पड़ा हुआ है. तो इसलिए मैंने बोला ये सब डेटा मेरे को तो देखो रेलेवेंट नहीं लगता. शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड allied sector in GVA, gross value added, in case you don't know the full form, is 17.8%. Environment में पूरा पता है क्या इंपॉर्टेंट है सिलेबस में? स्टार्टिंग में जो मैंने 3 चैप्टर पढ़ाया था, ये पूरा सब्जेक्ट का मैं बता रही हूँ. कौन कौन सा बताओ? एंटरप्रेन्योरशिप वाला, स्किल इंडिया, उससे बहुत क्वेश्चन आता है. फिर उसके बाद जो एनवायरमेंट का चैप्टर नहीं पढ़ाया था, माइक्रो मैक्रो टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट, वो इंपॉर्टेंट है. की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग वगैरह, उससे क्वेश्चंस आते हैं. माइक्रो तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको पता है, डिमांड सप्लाई वगैरह से क्वेश्चन आते ही आते हैं. रेवेन्यू चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा? आप समझ सकते हो आज का क्लास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. जितना इंपॉर्टेंट कौन सा था बताओ? प्लानिंग कमीशन वाला और सेकेंड क्लास इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह वाला. एफडीआई इंपॉर्टेंट है, एफडीआई वगैरह से क्वेश्चन आता है. एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई, तीनों क्या है? ठीक है. अब ध्यान से सुनना, अगर फूड मार्केट का बात करें तो ऑब्वियसली हम लोग इतना ज्यादा फूड प्रोडक्शन करते ही है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है. तो भी हम लोग 6th लार्जेस्ट है. हमें तो फर्स्ट होना चाहिए था. कितना फूड हम लोग बना रहे हैं, बट फिर भी हम लोग कितना है? 6. तो मार्क करो, इंडियन फूड एंड ग्रोसरी मार्केट इन द वर्ल्ड इज द 6th लार्जेस्ट. Indian food and grocery market in the world is the 6th largest. All right. You know what is food processing industry? जैसे हम लोग व्हीट क्रॉप्स को कल्टीवेट किए, तो अब क्रॉप को क्या है? व्हीट का धान बनाएंगे, उसको आप प्रोसेस करते हैं, व्हाइट फ्लोर, ब्लैक फ्लोर, येलो फ्लोर, कितना सारा उसमें प्रोसेसिंग करके उसका अलग अलग फॉर्म्स नहीं निकाल देते, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का अगर हम लोग बात करें तो पूरा फूड मार्केट में इंडिया कितना सप्लाई करे? 32%. लिखो, Indian food processing industry accounts for 32% of the country's total food market. 32% of the country's total food market. जैसे हम लोग रॉ क्रॉप्स वगैरह कल्टीवेट किए एग्रीकल्चर में, वो क्रॉप डायरेक्टली तो नहीं बेचते हैं, उसको क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं. अब जैसे सोयाबीन का कल्टीवेशन किया, अब सोयाबीन को रिफाइन करके सोयाबीन ऑयल निकालते हैं, सोयाबीन ब्रांड निकालते हैं, सोया बनाते हैं, सोया ग्रैनुअल्स वगैरह. तो अलग अलग फॉर्म निकालते हैं ना प्रोसेस करके, तो वही हो गया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. अब जैसे शुगर, शुगर किससे निकलता है? शुगर केन. अब शुगर का भी व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, गुड़, जैगरी, अलग अलग फॉर्म निकलता है, तो प्रोसेस करके निकलता है ना. ठीक है. लेकिन अगर हम लोग राइस व्हीट क्रॉप्स का बात करें, क्या क्या? चावल, व्हीट, ये सब चीजों का बात करें, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब में हम लोग क्या है? सेकंड. मार्क करो. लिखो, आई मीन पल्सेस वगैरह में हम लोग ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड का पल्सेस का 25% प्रोड्यूस कर लेते हैं. ग्राउंडनट नहीं होता? ग्राउंडनट, ग्राउंडनट को क्या बोलते हैं हिंदी में? मूंगफली. Vegetables. India is the world's second largest producer of rice, wheat, वो व्हील नहीं, यहां wheat है, sugar cane, cotton, groundnuts, fruits, vegetables. Produce 25% of the world's pulses. 25% of the world's pulses. Done. Point number 6. क्या?
टोटल बोल रहे वर्ल्ड का कितना पल्स बना लिया इंडिया? 25%, 25%। वेजिटेबल्स। अब क्या बोल रहा है, ये जो इंडिया का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ना, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है? 1.77 मिलियन। बट पॉपुलेशन कितना है इंडिया का? 1.3 बिलियन, मोर देन 1.3 बिलियन, मोर देन 131 करोड़ एक्चुअली। ठीक है, तो वैसे भी मैंने बोला ना 50% को इन लोग पॉपुलेशन को क्या दे रखा है? नौकरी। बाकी तो इंडस्ट्री और किस में? सर्विस में है ना, तो आधा दे रखा है समझ लो। ठीक है, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कितना परसेंट एफडीए अलाउड है? बोल रहे 100% अंडर ऑटोमेटिक रूट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बोलोगे आपने तो बोला था एग्रीकल्चर में प्रोहिबिटेड है। एग्रीकल्चर में प्रोहिबिटेड है, बट ये क्या है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का बात हो गया ना। जो घर में आप देखते हो आशीर्वाद का आटा खा रहे हो, गणेश का आटा खा रहे हो, खाते हो ना ये सब, रिफाइंड ऑयल खाते हो, उसका बात हो रहा है, तो इंडस्ट्री हो गया ना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कितना मिलियन पीपल को एम्प्लॉय करता है? 1.77 मिलियन। 100% एफडीआई इज अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूट। 100% एफडीआई इज अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूट। तो लर्न हो रहे हैं क्या? कुछ कुछ पॉइंट तो ऐसे देख के याद आ ही रहे हैं। अगर हम लोग बात करें वीट का, राइस का, तो इंडिया उसमें कितना लार्जेस्ट है? सेकेंड। और पूरा अगर सारे गुड्स का बात करें एग्रीकल्चर में, तो वर्ल्ड में हम लोग कितने लार्जेस्ट है? 6। कितना मिलियन पॉपुलेशन को ऑक्यूपेशन दे रहा है? 1.77 मिलियन। बिलियन मत कर देना, ठीक है। डीपीआईटी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, बहुत बार आता भी है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो मार्क करो अकॉर्डिंग टू डीपीआईटी, आई मीन लिखो, नॉट मार्क करो। अकॉर्डिंग टू डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, कितना एफडीआई हम लोगों ने अट्रैक्ट किया है टोटल 2000 से लेकर 2019 तक में? 9.08 बिलियन। अभी बोला ना एफडीआई अलाउड है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो हम लोगों ने कितना रुपया कैपिटल मंगवा लिया? 9.08 बिलियन। इसका मतलब कितना? 908 करोड़ रुपया। 908 करोड़ रुपया हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। किससे? एफडीआई से। क्या चीज? क्यूमुलेटिवली अट्रैक्टेड एफडीआई। क्यूमुलेटिवली मतलब एक संग, एक साल में इतना थोड़ी करेंगे। कितने साल का फिगर दिया हुआ है? 2000 से 2019 तक का, 19 साल में लगभग, 19 से 20 साल का। 19-20 ईयर्स में हम लोगों ने इतना एफडीआई फॉरेनर लोग से ऐंठ लिया। किस इंडस्ट्री में? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, 9.08 बिलियन। हैव यू हर्ड अबाउट मेगा फूड पार्क? जैसे अलग अलग फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, चौकी धानी वगैरह लगता है जयपुर वगैरह में, वैसे ही मेगा फूड पार्क होता है जहां पे एग्जीबिशन होता है। हमारे जितने भी अलग अलग शहर है, अलग अलग स्टेट्स है, उन लोग अपना कर क्या करते हैं? फूड का पब्लिसिटी करते हैं। समझ रहे? मेला नहीं समझते हो? मेला टाइप का तो बहुत बड़ा होता है। हाँ, फेयर टाइप का बहुत बड़ा होता है। ये ट्रेड फेयर का बात नहीं हो रहा है, फूड फेयर का बात हो रहा है। समझ में? मेगा फूड पार्क राजस्थान में हुआ था स्टार्टिंग इसका। तो वहां अलग अलग जो शहर से लोगों को इनवाइट किया गया था, जैसे कलकत्ता से गए होंगे तो रसगुल्ला का डिस्प्ले हुआ होगा। और क्या होता है यहाँ पे? फिश वगैरह का क्या? ठीक है, फिश डिस्प्ले हुआ होगा। यहाँ का फिश पॉपुलर है क्या? कलकत्ता का फिश तो हर जगह का पॉपुलर है। कलकत्ता का क्या? कलकत्ता का जो स्पेशलिटी है, हम मिठाई कलकत्ता का स्पेशलिटी है, फिश नहीं है कलकत्ता का स्पेशलिटी। जो फिश खाते बोले फिश का डिस्प्ले होगा। फेमस है क्या यहाँ? कौन सा फेमस फिश? इलिश, इलिश माछ। कौन कौन इलिश माछ खेचो भालो करे? You like it? You like it? You don't like it, then why do you eat it? It has become your culture. अब नहीं खाओगे तो एनर्जी भी नहीं मिलेगा। छोड़। I don't know, you're asking me. मोंगुल और क्या? मोंगुल और इलिश में बोल रही है कैसे डिफरेंस करते हैं? How would I know that? I have never tasted fish. मैंने फिश कभी नहीं खाया है।
मुझे नहीं पता, ठीक है। परहैप्स इसीलिए नहीं खाया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने नहीं खिलाया, तो नहीं तो अगर खिलाते तो खा लेती। ये जो भी फूडिंग टेस्ट वगैरह आप अपने चाइल्डहुड से एक्वायर करते हो, चाइल्डहुड में आपने क्या खाया, अब अचानक से अब भी आपको कोई कुछ नया चीज खिलाना चाहेगा ना, मे बी यू विल नॉट बी कंफर्टेबल, so that is a problem. But 90% of the population in India are non-vegetarian. 90 क्या 95% are, and you should be, because जो vitamin, protein, essential nutrients है वो कहां से आ रहे हैं, यहीं सब से आ रहा है. Now the vegetarians are looking at me like this. Is she a vegetarian? She is talking about all these things. Yes, I am a vegetarian, but still I promote being non-vegetarian. क्योंकि एक्चुअली मतलब इतना ज्यादा बीमारी वगैरह आ गया है, तो वेजिटेरियन वगैरह खाते ही क्या है, उनको क्या चीज से एनर्जी मिलेगा, घास फूस में क्या एनर्जी है, समझ में आ रहा है। 95% तो लोग नॉन वेजिटेरियन है ही, तो 5% मिलकर क्या प्योरिटी वगैरह अचीव कर लेंगे और क्या आबाद कर देंगे। दिस अ फूड चेन। हाँ डॉक्टर्स, और मैं आपको बता रही हूँ जो वेजिटेरियन बोलते हैं ना हम नहीं खाते नॉन वेजिटेरियन, उनका जो मेडिसिन वगैरह नहीं होता, कितने सारे मेडिसिन में फिश का ऑयल वगैरह रहता है, एंड दे डू नॉट नो इट। यस, यू आर टेकिंग द मेडिसिन बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि मोस्ट ऑफ द मेडिसिन दैट वी आर टेकिंग आर नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि वो तो हम लोग टेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली हम लोग गला में जो है गल्प कर लेते हैं पानी के साथ, तो आपको टेस्ट नहीं पता चलता है, और ऐसे भी वो टेस्टी नहीं होगा, बट वो नॉन वेजिटेरियन होता है। जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है ना, उसका मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर नॉन वेजिटेरियन, आई हैव सीन इट, दे आर नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। तो अब वही है कि आधे लोग जो है, अब जो 5% वाले हैं ना, उसमें से वो 5% वाले एग खाते हैं, बोलेंगे हम केक में एग रहेगा ना तो खा लेंगे, डायरेक्ट एग नहीं खाएंगे। हाँ अच्छा, ऐसा हो गया क्या, अंडा सफेद आलू होता है, मेरे को नहीं पता था। तुम खाते हो कि नहीं ऋषभ एग, तुम केक वगैरह खाते होगे, उसमें एग रहता नहीं रहता, कौन दिखता है, खा लो भाई, एग सामने केक रखा रहेगा, अब थोड़ी जाके पूछोगे यार एग वगैरह है कि नहीं, खा लेते हो, एंड नाउ यू आर डिनाइंग आई डोंट नीड एग। अच्छा, ये जो मियो अमोर है, मोंजिनीस वगैरह है, ये सबके केक में अंडा रहता है भरपूर, तुम बोलने को एगलेस बोलते हो लेकिन तुम खा लेते हो, मुझे पता है। फ्रेंड का बर्थडे पार्टी वगैरह में गए, पता चलता है क्या कौन सा केक है, नहीं है, खा लेते हो कि नहीं लेते हो, सब झूठ बात है। आ गए वो तो पता ही है, सभी चीज आ गई है दुनिया में। अब मैगी का ही देखो ना, बोले मैदा का नूडल्स नहीं, आटा नूडल्स हम लोग लेकर आए हैं, बट अभी रिसेंट जो साइंटिस्ट वगैरह क्या बोल रहे हैं, आटा और ज्यादा नुकसान कर रहा है, आपने सुना है कि नहीं, जो आटा है ना व्हीट, वो भी खाना छोड़ देना चाहिए, तो आदमी क्या खाएगा, हवा। मैदा was bad for your health, flour. Now they are saying wheat is also bad for your health. Do you know that? हाँ, you should yes consume बाजरा, रागी, ज्वार, ये सब खाओ। ये सब खा पाओगे आप, नहीं खा पाओगे। वो जो नहीं होता गुजराती लोग रोटला और वो सब बनाते हैं, थेपला क्या चीज का, बेसन का बनता है क्या, हाँ हाँ, ये सब खाओ। इसीलिए उससे बेटर नॉन वेजिटेरियन खा लो ना, फिश लाओ, फिश पकाओ, खा जाओ, चलो। बट मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये जो भी मैंने बोला, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, आई एम नॉट अ नॉन वेजिटेरियन, ओके, बट आई एम अशेम्ड दैट आई एम नॉट अ नॉन वेजिटेरियन, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, आई एम अशेम्ड ऑफ इट। सो हाँ, आई कैन नॉट, मतलब वो नहीं हो सकता, मतलब अगर वो होता मे बी, हाँ एक एज हो जाता है ना, उसके बाद यू कैन नॉट ट्राई दोस थिंग्स। मेरे फ्रेंड्स भी तो वैसे ही है ना, अगर वैसा फ्रेंड कंपनी होता तो शायद खा भी लेते। मेरे फ्रेंड तो और भी बेकार है, जेनी फ्रेंड है, दे आर नॉट इवन ईटिंग ऑनियन एंड गार्लिक, हम लोग उन लोग का मजाक उड़ाते हैं, तो अब उन लोग से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो लोग फिश और चिकन खिलाएगा मेरे को आके। हाँ, इन लोग से पूछो, इन लोग ऑनियन, और लोग आलू भी नहीं खाते, दे डोंट इवन ईट पोटैटो। नो, आई हैव माय फ्रेंड, शी डजंट ईट्स पोटैटो, दे आर अगेंस्ट पोटैटो, यस, द कम्युनिटी इज अगेंस्ट पोटैटो, ऑनियन एंड गार्लिक, और मैं यही 3 खाती हूँ खाली, इसके अलावा आप क्या खाओगे। बिना आलू का सब्जी के तो मुझे खाना ही फीका लगता है। आओ,
लिखो, अभी देखो कितना सारा हम लोग फूड आइटम का डिस्कस कर लिया और यहाँ बात हो रहा था फूड पार्क का। हम लोग सीधा लग रहा है राजस्थान में ही पहुंच गए हैं, फूड पार्क में ही। तो याद रखना, मेगा फूड पार्क कहां इनॉग्रेटेड हुआ था? राजस्थान, मार्च 2018 में। दे कैन ऑल्सो आस्क यू द डेट, मार्च 2018। हाँ, everyone is different, Preksha. Some gen eat, some gen do not eat, and you know their fast is also very difficult. They observe fast for 9 days, 14 days without eating and drinking anything. How can you survive? I really don't know. I have seen my friend losing down 10 kgs during that पार्सना टाइम, या क्या बोलते हैं उन लोग का पता नहीं, पर्यूषण। हाँ, तो ये सब क्या ना, भगवान ही आपको शक्ति देता है। यू शुड मतलब बिलीव, एक पॉजिटिविटी होता है जो आपको ऐसा करने में हेल्प करता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, हाँ स्टार्टिंग से करते आए हो, बट यू हैव एवर डन दैट काइंड ऑफ फास्टिंग? यू हैव नॉट, वन डे ओनली यू डू, ओके। She has done it for? हाँ, I have seen 7 days, 9 days they go without eating. हाँ, I know. Before sunset. मेरे को पूरा जैन कम्युनिटी के बारे में ना सब पता है, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है शी इज अ जैनी, सो आई हैव सीन हर, ऑब्जर्व्ड हर, और मेरे को उनका खाना ज्यादा टेस्टी लगता है। बट फर्स्ट मेगा फूड पार्क वाज इनॉग्रेटेड इन राजस्थान, मार्च 2018। 9. Have you heard about प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? वहां पे क्या किया गया था? मोर देन 10 मिलियन फार्मर्स के अकाउंट में टोटल 2021 करोड़ रुपया का अमाउंट ट्रांसफर किया गया था। नॉट इन इंडिविजुअल फार्मर, फार्मर के नंबर भी तो देखो, 10 मिलियन मिलाकर कितना रुपया ट्रांसफर किया गया था? 2021 करोड़ रुपया। तो अंडरलाइन 2021 crore and 10 million beneficiaries. Write down. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। And transferred 2021 crore to more than 10 million beneficiaries. टीएमए का फुल फॉर्म आएगा ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। ये सब एग्रीकल्चर का ही बात हो रहा है ना, तो यहाँ किसका ट्रांसपोर्टेशन का बात हो रहा होगा? गेस करो, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स वगैरह का। तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है, जो फार्मर्स वगैरह क्रॉप्स बना रहे हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, 10 नंबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। इसको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, क्या इसको ऑब्जेक्टिव? ट्रांसपोर्ट और फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए, क्या चीज को मार्केटिंग करने के लिए? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सो राइट डाउन टीएमए, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। फॉर ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। फटाफट लिखो, इंक्रीज योर स्पीड। टीएमए का फुल फॉर्म आएगा, कर लोगे, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। मेगा फूड पार्क सबसे पहला कहां लॉन्च हुआ था? विच? राजस्थान। विच ईयर? 2018। नेक्स्ट, एग्री उड़ान प्रोग्राम क्यों आया था? उड़ान भरने के लिए, किसका? स्टार्टअप कंपनीज का। तो टू सपोर्ट, टू मेंटर द स्टार्टअप कंपनी, विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड आएगा, तो क्या बोलोगे? एग्री उड़ान। तो एग्री उड़ान और स्टार्टअप अंडरलाइन करो। Agri Udan program was launched to mentor the startups. लिखा पॉइंट नंबर 11 तक आप लोगों ने? सब याद रहेगा? एक बार पढ़ा हुआ रहेगा तो यार ऑप्शन देख के तो टिक कर ही दोगे, फिर फायदा क्या हुआ इतना नोट्स इतना लिखाने का और दिखाने का? फिर डायरेक्टली मैथ्स ही मैं मार्क करवा देती। इसीलिए तो लिखवाया ताकि आपको याद रहे। एक बार घर में आज ही जाके रिवाइज कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे। फिर जो रिवीजन सेशन लूंगी वहां पूछूंगी ये सब। लाइव चैट में आंसर नहीं आया तो देखना क्या करेंगे, घर में घुस के डांटेंगे तुम लोग के।
हाँ, लिखो नेक्स्ट, डेयरी सहकार स्कीम। डेयरी मतलब वही डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, मिल्क वगैरह, ठीक है। तो ये लॉन्च हुआ था आनंद में, गुजरात में, इन आनंद गुजरात, अक्टूबर 21। तो ये लेटेस्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि ये जो डेयरी सहकार स्कीम है कहां पे लॉन्च हुआ है, गुजरात में, और किसने लॉन्च किया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स, ठीक है। इसमें कुछ देख लो, समझाने का बिल्कुल भी नहीं है, यू हैव टू लर्न इट। डेयरी सहकार स्कीम लॉन्च इन अक्टूबर 21 इन गुजरात by Union Minister of Home Affairs and Cooperation. You know what is Krishi Udan scheme? कृषि यानी क्या, फार्मिंग। फार्मिंग का उड़ान मतलब क्या हुआ, नहीं नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का बात हो रहा है यहां पे। बोल रहे वो जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है ना, अभी तक तो हम लोग उसको बाई ट्रक्स वगैरह क्या कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट कर रहे थे ना। अभी बोल रहा है कि गवर्नमेंट स्कीम लेकर आ रहा है कि उसको हम लोग एरोप्लेन वगैरह से भी क्या कर सके, ट्रांसफर, जिससे एक्सपोर्ट वगैरह भी ज्यादातर हो सके। अब एक्सपोर्ट क्या बाई रोड होगा क्या, बाई रेलवे होगा क्या, अभी तक तो नहीं डेवलप हुआ उतना, तो किससे करेंगे, बाई एरोप्लेन। तो एरोप्लेन के लिए उड़ान वर्ड बोला गया है, ठीक है। सो कृषि उड़ान पहले 1.0 प्रोजेक्ट आया था, फिर 2.0 प्रोजेक्ट आया 21 में, जो कि किसके बारे में बात कर रहा है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय एरोप्लेन्स, ठीक है। सो इफ यू वांट टू राइट द ऑब्जेक्टिव यू कैन राइट डाउन देयर, किस ले आया, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या, हाँ, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कैसे, बाय एरोप्लेन। जैसे जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, हम लोग अलग अलग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उसमें यूज कर रहे थे, रिमेंबर द नेम, HYV सीड, हाइल्डिंग वैरायटी। तो वो किस में इंट्रोड्यूस किया था, राइस में, व्हीट में, देन इट गॉट एक्सटेंडेड टू सम अदर क्रॉप्स आल्सो। तो अभी मोदी जी सितंबर 21 में और नया 35 टाइप का क्रॉप वैरायटी डिस्कवर किया है। मोदी जी क्या डिस्कवर किए, वो प्रमोट किए, डिस्कवर तो फार्मर वगैरह ही किए होंगे। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया एग्रीकल्चर के बारे में। तो योर प्राइमरी सेक्टर इज ओवर, अब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था थोड़ा लेंदी है, लिखना पड़ेगा, आप लोगों ने बोला क्लास में लिखेंगे मैम। सितंबर 21 मोदी जी लॉन्च 35 क्रॉप वैरायटी। तो कितना क्रॉप वैरायटी लॉन्च किया, 35। और कृषि उड़ान 2.0 स्कीम कब लॉन्च हुआ, अक्टूबर 21। डन। नाउ गिव द हेडिंग सेकेंडरी सेक्टर, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बात हो रहा है ना। आपको पता है ये जो स्कीम वगैरह लेकर आए ना, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इसके बाद इंडिया में मतलब बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हुए, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको क्या दिया, लोन दिया कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब्स वगैरह खोलो, FDI अलाउ कर दिया। तो अब इसके बाद इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है ग्लोबली, बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ मोदी जी, मेक इन इंडिया। Why do we need to import all the things? Why do we need to import the machinery? हम लोग खुद बनाएंगे ना इंडिया में सारे गुड्स को। तो गवर्नमेंट ने क्या प्रमोट किया, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। यू नो व्हाट इज मेक इन इंडिया, वी हैव डन इट इन डिटेल, है ना। वहां सपोर्ट भी किया गया कितने सारे अलग अलग सेक्टर को, और सब्सिडी वगैरह दिया गया, so that the startup company can start their own manufacturing hub, because of which India became the 5th leading manufacturing hub globally. तो यहाँ इंडस्ट्रीज का बात हो रहा है ना। एग्रीकल्चर इज ओवर, नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ विच टॉपिक, सेकेंडरी। तो लिखो पॉइंट नंबर 1, बन चुका है, एक्सपेक्टेड लिखे आपके बुक्स में, बट बन चुका है। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बिकॉज ऑफ द स्कीम मेक इन इंडिया लॉन्च बाय मोदी गवर्नमेंट। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम 5th लार्जेस्ट, अंडरलाइन 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब मेक इन इंडिया। किस स्कीम के बाद, मेक इन इंडिया स्कीम के बाद। हो गया। पॉइंट नंबर 2, इंडिया विल बिकम हब फॉर इवन, यू नो व्हाट, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग
हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स, जैसे बहुत सारे डिवाइसेस वगैरह जो इंडिया में पहले नहीं बनते थे, क्योंकि देवर हाई टेक्नोलॉजी, हाई एंड डिवाइसेस, वो भी इंडिया में बनेगा। क्यों बनेगा आप जानते हो? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, जी का नाम सुना है, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, मैकिन्जी कंपनी, साइमन कंपनी, तोशिबा, तोशिबा ब्रांड नहीं सुना, बाकी नहीं सुनोगे, बट आई थिंक तोशिबा तो 100% सुने होगे, जी भी सुनना चाहिए आप लोगों को, जनरल इलेक्ट्रिकल्स। तो ये सब कंपनियां क्या है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आइटम्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है। तो अब ये सब पूरा इंडिया भी बना पाएगा, क्योंकि ये सब कंपनी एफडीआई कर रहा है, दे आर सेटिंग अप देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग हब्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये सब जाइंट कंपनी है जिन लोग का ऑपरेशंस क्या है, ग्लोबली स्प्रेड है, और वो इंडिया में भी अपना क्या बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग हब। और इंडिया भी क्या बन जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट, हाईटेक, हाँ, devices and all products. So India will become a hub for high-tech manufacturing, like global giants, because GE, Simon, HTC, Toshiba, Boeing, they have set up manufacturing processes in India. ठीक है, अभी और एक चीज सुनो, यहां डिफेंस को कौन मैनेज कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, प्राइवेट लोगों से बनवा रहा है, डीलिंग नहीं अलाउ कर रहा है, ट्रेडिंग नहीं अलाउ की है। डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग खाली करना कि आप आर्म्स वगैरह बनाओ, हम आपसे खरीदेंगे, खरीदेगा खाली कौन, गवर्नमेंट, क्योंकि ट्रेडिंग और कोई किसी नहीं कर सकता। उसमें कितना परसेंट एफडीआई अलाउ किया गया है, पहले 49 था, द लिमिट हैज बीन रेज्ड ऑफ लेट टू 74%। तो मार्क कर लो, लिख लो, FDI in defense manufacturing has been raised from 49 to 74%. GE is a company, General Electric company. FDI in defense manufacturing from 49 to 74%. हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का ही तो कमी है, गवर्नमेंट पूरा कोशिश कर रहा है कि इंडिया का टेक्नोलॉजी को बूस्टअप कर दे, अलग अलग इनोवेशन फील्ड्स वगैरह बना रहा है, प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहा है टू कॉम्पीट ग्लोबली। सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, इन जुलाई 21 गवर्नमेंट लॉन्च कितना हब्स, 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म, जहां इनोवेशन वगैरह कर सकते हैं, ताकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को टेक्नोलॉजिकली क्या कर सके, बूस्टअप कर सके। In July 21, government launched 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म टू डेवलप क्या, टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। हमारे पास क्या चीज का कमी है, कैपिटल का और मशीन वगैरह का ना, तभी तो आधा से ज्यादा मशीन फॉरेन से आता है। तो बोल रहे अब इंडिया में खुद हम लोग ये सब मशीन बनाएंगे, ताकि हम लोग भी ग्लोबली क्या कर सके, कॉम्पीट कर सके ना, चाइना से, यूएसए से, एटसेट्रा। ठीक है, फिर लिखो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम क्या है, व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन स्कीम ऑल अबाउट। सो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। ग्रीन, ग्रीनरी किससे रिलेट करता है, एग्रीकल्चर से। तो अब बोल रहा है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को हम लोग क्या कर सके, उसका प्रोड्यूस, हमारे यहाँ इतना ज्यादा गुड्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, सो दैट वी कैन एक्सपोर्ट इट ना। तो अलग से गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, सो दैट वी कैन एक्सपोर्ट आवर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू द फॉरेन कंट्रीज। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, so underline operation green scheme to encourage exports from agricultural sector. हुआ, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमेजन ने क्या किया,
ध्यान से सुनना, amazon बोल रहा है पहले तो हम लोग क्या करते थे, amazon में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह मिलते हैं, हम लोग सब क्या कर रहे हैं, अमेरिका वाला प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अब amazon जब से अपना इंडिया में आउटलेट खोला है, इंडिया में अपना ऑपरेशन बिगिन किया है, तो अब amazon बोला कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह भी है ना, वो हम क्या करेंगे, इंडिया में खुद का बनाएंगे। समझ में आ रहा है? पहले क्या हो रहा था, amazon खाली फूड वगैरह बनाना चालू किया था, जो डेली आइटम्स होते हैं, एफएमसीजी गुड्स, वो सब प्रोड्यूस करना चालू किया। amazon स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन इंडिया वे बैक 2010-11 में, 12-13 में। तो अभी रिसेंटली बोला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह भी amazon का खुद बनेगा। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग विथ, हाँ स्टार्टिंग विथ क्या, फायर स्टिक। amazon का फायर स्टिक वगैरह देखियो ना, टीवी में कनेक्ट करके कहीं पे भी आप उसको यूज कर सकते हो, स्मार्ट टीवी बन जाएगा। तो वही बोल रहा है फायर स्टिक बनाना चालू करेगा। ये कब अनाउंस किया, February 16 2021। सो मार्केट सर, इन्फॉर्म हिम, डिड यू रीड माई मैसेज? आप मेरा मैसेज पढ़ लीजिए। हाँ लिखो February 16, दिस इज इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट डेट है 21। amazon इंडिया ने अनाउंस किया कि अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी क्या करेगा, इंडिया में ही बनाएगा। और स्टार्टिंग किससे होगा ये पूछ सकता है, फायर स्टिक। स्टार्टेड विथ फायर स्टिक। हाँ, amazon kindle is free, amazon eco is there, kindle is there, मतलब so many thing, amazon prime is there। ठीक है, amazon ने फायर स्टिक निकाला वो तो अलग है, बट टीवी में amazon प्राइम वगैरह भी तो है, उसमें भी तो आप सब्सक्रिप्शन लेकर जो है वेब सीरीज वगैरह देख सकते हो। amazon प्राइम में क्या क्या चैनल का एक्सेस मिलता है, बस वेब सीरीज एंड मूवीज आता है ना, कोई चैनल वगैरह का नहीं मिलता ना, सोनी वगैरह सबका, वो अलग से सोनी लिव वगैरह है। हॉटस्टार का, स्टार प्लस, नेटफ्लिक्स अलग। आजकल मतलब टाटा स्काई वगैरह ऑब्सोलीट हो गया, कोई लगाता ही, केबल तो छोड़ ही दो, टाटा स्काई वगैरह भी कोई नहीं लेते, एयरटेल वगैरह भी नहीं लेते। हाँ, आजकल स्मार्ट टीवी सब लेते हैं जिसमें ऑलरेडी ये सब ऐप रहता है, यूट्यूब वगैरह भी रहता है। ठीक है, और ना सैमसंग ने भी किया है, सैमसंग ने भी क्या किया है, अपना मोबाइल डिस्प्ले पैनल वगैरह स्टार्ट कर दिया बनाना इंडिया में, नोएडा में उसने अपना प्लांट बैठाया। सैमसंग, आपको पता है ना हम लोग कितना ज्यादा सैमसंग यूजर्स है, मोस्ट ऑफ द टेलीविजन फोन्स विच वी आर यूजिंग इज ऑफ सैमसंग कंपनी। तो सैमसंग ने बोला वो भी अपना इंडिया में प्लांट खोलेगा, कहां खोला है, नोएडा। तो अप्रैल 21 में किया स्टार्ट। तो ये सब क्या चीज का बात हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का ना, बिकॉज वी आर डूइंग सेकेंडरी सेक्टर विच इज अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो नोएडा में स्टार्ट किया सैमसंग पैनल, मोबाइल डिस्प्ले पैनल। अरे ये सब जो मॉनिटर्स वगैरह होता है, एलईडी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, डिस्प्ले वगैरह, डिस्प्ले मींस व्हाट, मॉनिटर्स। पहले जमाने में सीटीआर मॉनिटर्स लगते थे, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी मॉनिटर्स। देखिए वो बल्जिंग कंप्यूटर जिसका पीछे से एकदम इतना मोटा मोटा निकला हुआ रहता था, अभी वो सब कंप्यूटर कोई यूज करेगा? हाँ, देख के ही आप हटा दोगे उसको। अभी सब एकदम स्लीक डिजाइन पसंद करते हैं, तो वही डिस्प्ले पैनल्स का बात हो रहा है। वैसे मोबाइल में, पहले मोबाइल फिर भी मोटा मोटा ज्यादा होता था, बट जितना स्लीक होगा उतना हमें आजकल अच्छा लगता है। वी वांट अ यू नो मॉड्यूलर डिजाइनर डिस्प्ले, सो दैट इज योर डिस्प्ले पैनल। देखो सबका मोबाइल कितना पतला पतला है, लंबा चाहिए, ब्रॉड चाहिए, बट पतला चाहिए, स्लीक चाहिए। नेक्स्ट, राइट डाउन पॉइंट नंबर 8। बताओ क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया हैज अ पोटेंशियल टू रीच $1 ट्रिलियन बाय 2025। और हम लोग अभी तक तो 5 में थे ना, अभी बोल रहे क्या हो जाएंगे हम लोग, टॉप 3 में आ जाएंगे ग्लोबली। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया हैज अ पोटेंशियल टू रीच $1 trillion by 2025 and is expected to rank amongst top 3 growth companies. And is expected to rank amongst top 3 growth companies. हो गया, सो दिस कंप्लीट्स योर सेकंड सेक्टर एज वेल। तो देख रहे हो इसमें क्या है, खाली डेटा वगैरह है, जितना याद रहे ठीक है,
एक बार रीडिंग कर लेना बस, और कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट डेट्स तो अंकित याद रखना ही पड़ेगा, बाकी आपको देखकर अपने आप याद आ जाएगा। सर्विस सेक्टर, लास्ट टॉपिक सर्विस सेक्टर फॉर दिस चैप्टर। सर्विस सेक्टर लिखो, 2-3 पॉइंट सर्विस सेक्टर का डायरेक्टली मैथ से पढ़ेंगे, जो आप लोग कॉपी कर लोगे बाद में, ठीक है। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर का मैंने क्या बोला था? अच्छा, आपको एक बात पता है, सबसे ज्यादा एफडीआई कौन सा सेक्टर अट्रैक्ट करता है? हमारे जो फॉरेनर्स वगैरह है, सबसे ज्यादा किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? सर्विस। और सबसे ज्यादा जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? सर्विस। तो लिखो, और एम्प्लॉयमेंट में कौन कर रहा है? नहीं, एग्रीकल्चर। तुम ही लोगों ने तो परसेंट लिखा, 58%। तो 58% तो सबसे ज्यादा हुआ, आधा से भी ज्यादा। उसमें 42 बचा, 42 में कुछ परसेंट सर्विस, कुछ परसेंट क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग। लिखो, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, किसके लिए लिख रहे हो? सर्विस सेक्टर हेडिंग दिया, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, attracted significant foreign investment, attracted significant foreign investment, comma provides large scale employment, employment देता है, बट ये तो थोड़ी बोल रहा है मैक्सिमम। मैक्सिमम तो कौन दे रहा है? एग्रीकल्चर। प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट लिखा, क्या कौन सा सेक्टर पढ़ रहे हो अभी? अभी मैंने क्या बोला? नेशनल इनकम का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? सर्विस सेक्टर। तो एसएस यानी सर्विस सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 54% ऑफ द जीवीए। एग्रीकल्चर कितना कर रहा था? देखो 17 पॉइंट समथिंग था, 50 कैसे करेगा? 17.8%। आप बुद्धि लगाओ ना, अगर यही 54 कर रहा है, टोटल 100 होता है, आपको पता है क्या? टोटल 100% होता है। अगर 55 ये कर रहा है तो 50 कैसे करेगा? बच गया कितना? कितना बच गया? 100 - 54 कितना होता है? ये भी नहीं आता क्या कैलकुलेशन? 46। अब इसमें से दो सेक्टर को बांटना है, इंडस्ट्री भी और एग्रीकल्चर भी है, तो 50 कैसे एग्रीकल्चर को आप दे दोगे? एग्रीकल्चर को कितना दिया? 17.8। तो अब अगर इंडस्ट्री का भी आएगा तो आप नहीं बोल लोगे माइनस करके? कितना बचा? अरे देखो ना, 100 - 54 - 17.8 कितना बचा अप्रोक्सीमेटली? %28 इंडस्ट्री सेक्टर। समझे कि नहीं कुछ? लिखो, अब पूछेगा इंडिया सर्विस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स कितना है? 58.4%। नहीं है, दिस इंडेक्स लर्न करना और कुछ नहीं। इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स 58.4। इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स इज 58.4। डन। अब 1-2 पॉइंट मैं डिक्टेट कर रही हूं, वो आप लिखोगे इसी के अंदर। हाँ, सो राइट डाउन। write down, in April 21, Elon Musk SpaceX has started for providing Starlink satellite internet service, for providing Starlink satellite internet service in India, for providing Starlink satellite internet service in India at a deposit of, बोला था ना $99 USD, बोला नहीं था 99, डिपॉजिट ऑफ 99 USD।
इसके बाद अगर नेट वगैरह नहीं चला तो दे आर गोइंग टू रिफंड योर डिपॉजिट। $99 लोग रिफंड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री will give digital consultation. Indian healthcare industry will give digital consultation for remote locations. For remote locations. डिजिटल कंसल्टेशन, डिजिटल कंसल्टेशन मतलब क्या? डॉक्टर से कंसल्टेशन लोगे ना डिजिटली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन। आजकल नहीं देखते हो कितने सारे ऐसे डॉक्टर रहते हैं, गूगल में आस्क योर डॉक्टर। हाँ, रिमोट लोकेशन, फ्रॉम रिमोट लोकेशन मतलब कोई भी कोने से। लिखो December 20, in December 20, 2020, Ignite program was initiated. Ignite करना मतलब क्या? जगाना। Was initiated by Simon, BMZ and MSD to encourage technical education. Ignite program was initiated by Simon डन। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, October 20, क्लाउड। आपको पता है ना, मैंने आपको याद है बोला था क्लाउड क्या होता है। तो अब जैसे क्लाउड वगैरह कौन डेवलप करता है? बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज ये सब करते हैं ना, विप्रो वगैरह। अभी बोला भारतीय एयरटेल जो क्या है वो भी एंटर किया क्लाउड कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो मार्क करो, इन October 2020 भारतीय एयरटेल ऑल्सो हैव एंटर्ड द क्लाउड कम्युनिकेशन मार्केट, और एयरटेल IQ बोलकर लॉन्च किया। रिलायंस, या था मैंने बोला था रिलायंस भी एम्बाइब में इन्वेस्ट किया है इन टाई अप विथ माइक्रोसॉफ्ट फॉर प्रमोटिंग AI। डिड आई टेल यू? मैंने नहीं बोला था रिलायंस जो है AI डेवलप कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट मैंने एम्बाइब नाम शायद नहीं बोला था, उसके प्रोजेक्ट का नाम एम्बाइब है, ठीक है। और ये टाई अप किसके संग करके रखा है? माइक्रोसॉफ्ट। तो वैसे ये देख कर क्या है, एयरटेल भी लेकर आया है, समझ में? एयरटेल क्लाउड लेकर आया है, AI नहीं लेकर आया, क्या लेकर आया? क्लाउड। और उसका नाम क्या रखा है? एयरटेल IQ, ठीक है। क्लियर है? लिखा? फिर अब लिखो सम एक्स्ट्रा पॉइंट। सेक्टर्स हमारा हो गया, अब सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स फटाफट लिखो, वेरी क्विकली, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वेरी क्विकली राइट डाउन। लिखो, राइट डाउन। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 had three missions। डिजिटल कम्युनिकेशन मतलब क्या? फोन कॉल्स वगैरह कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्यों हम लोग प्रमोट करें, क्या करने के लिए? ताकि इंडिया के हर कोने को कनेक्ट कर सके, ठीक है। तो इसका 3 मिशन था, टू कनेक्ट इंडिया, टू प्रोपेल इंडिया, टू सिक्योर इंडिया। सो 3 मिशन का हेडिंग लिख लो। एग्जाम में पूछ सकता है कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया, सिक्योर इंडिया किसका मिशन है? तो कनेक्शन से आपको याद आ जाएगा ना, कनेक्ट कौन करेगा? कम्युनिकेशन। तो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, प्रोपेल इंडिया, प्रोपेल मतलब कि लोग इसमें इन्वेस्ट करें, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में, टेक्नोलॉजी में डेवलप करें। कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया, सिक्योर इंडिया, फटाफट लिखो। लिखा? 3 मिशन, कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया और
क्या लिखा, सिक्योर इंडिया। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2015 विल एनकरेज, मतलब ये पॉलिसी लाया गया जहां पे ना उस समय जोरों शोरों से इस बात को प्रमोट किया गया था इंडिया में, सिटीजन्स लोग को बोला गया आप क्या फॉरेन जाते हो ट्रैवल करने, इंडिया का मस्ट सी ग्लोबल डेस्टिनेशन उसको ट्रैवल करो ना, वही हमारे जो वंडर्स वगैरह है, ताजमहल वगैरह जाके देखो, समझ में आ रहा है। तो अब्रॉड छोड़कर इंडिया को ही देखो ना, घूमो, हर एक जो स्टेट है उसका कुछ यूनिकनेस है, उसको जाके देखो ना। कैलकाटा का क्या है, कैलकाटा में क्या देखने के लिए, वेस्ट बंगाल में क्या देखने के लिए, मनी मन हंस रहे हो, क्या बोला, MEPL, हाँ, तो वो तो है ही वन ऑफ द वंडर्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है। तो यानी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट किया, बहुत सारे लोग को तो पता ही नहीं कितना सारा चीज है इंडिया में, बट हमें पता ही नहीं, हम लोग गए ही नहीं है। जैसे लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं तो बोले आप कश्मीर जाओ ना, लोग उसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, वाई यू गो टू स्विट्जरलैंड, गो टू आवर कश्मीर विच इज योर ओन होम टाउन, होम कंट्री। तो ये नेशनल टूरिज्म पॉलिसी लाया गया था क्या करने के लिए, लिखो, टू एनकरेज सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू एक्सप्लोर देयर ओन कंट्री, टू एक्सप्लोर देयर ओन कंट्री। तुम पहले यार अपना कंट्री तो घूमो, बार बार फॉरेन भाग जाए। आजकल नहीं सुनते हो, ट्रेंड चल गया है, कोई सिंगापुर जा रहा है आजकल, बैंकॉक बड़े जा रहे हैं लोग, थाईलैंड जा रहे हैं, मालदीव्स जा रहे हैं, और कहां जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, और कहां, इंडोनेशिया, बैंकॉक, सिंगापुर, चाइना तो अब नहीं जाना अलाउड है। टू एनकरेज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू एक्सप्लोर देयर ओन कंट्री। यार अपना कंट्री इतना खूबसूरत है, तुम यहीं देखो ना खूबसूरती। बोलोगे मैम आप खुद तो ऐसे और ज्ञान दे रहे हो, दुबई वगैरह लोग जाते हैं, तो बोले क्या पड़ा है ये सब में, इंडिया में घूमो ना, ठीक है। तो अब जब भी जाओगे इंडिया ही घूमना, ठीक है, क्लियर है। तो वही नेशनल टूरिज्म पॉलिसी। और ऐसे ना एक तो पैम्पलेट बनाओ, मस्ट सी डेस्टिनेशन, जैसे आप जब भी फॉरेन जाओगे ना वहां पे एयरपोर्ट में रखा हुआ रहता है, ये उनके कंट्रीज का चार्म है, जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनको पैम्पलेट फ्री में वो दे देते हैं, पैम्पलेट भी नहीं, दैट्स अ काइंड ऑफ बुकलेट, वो बुकलेट में सारे टॉप जितने भी स्टेट्स वगैरह उनका पूरा ब्यूटी वगैरह लिखा हुआ रहता है, क्या क्या स्पेशलिटी है। तो ऐसे इंडिया को भी प्रमोट करना चाहिए ना, कि आज कोई अमेरिका से यहाँ आ रहा है तो मस्ट सी डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, तो इससे क्या होगा, और प्रमोशन होगा ना हमारे इंडिया कंट्री का, कि यार इंडिया भी इतना खूबसूरत है, आप लोग क्यों इसको नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो हाईलाइट अबाउट द मस्ट सी डेस्टिनेशन फॉर द टूरिस्ट, फॉर द फॉरेनर्स। तो वहीं पे लिखो, एंड डेवलप मस्ट सी डेस्टिनेशन, एंड डेवलप मस्ट सी डेस्टिनेशन, ये तो देखना ही है। इंडिया आए हो तो क्या देख कर जाओगे, बोलो आप क्या सजेशन दोगे, मस्ट सी डेस्टिनेशन में क्या होना चाहिए, जैसलमेर, ओके, और हवा महल, और ताजमहल, और रेड फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, क्या बोला, हावड़ा ब्रिज। आपको पता है ये कालीघाट टेम्पल भी बहुत फेमस है, लेकिन मतलब मेंटेनेंस वगैरह उतना सही नहीं, और मतलब भगवान के नाम पे इन लोग कुछ और ही कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, धक्का देते हैं, तुम पैसा दो, तुमको धक्का नहीं देगा, तुमको अंदर ले जाकर बैठा के पूजा करवाएगा, VIP दर्शन वाला करो ना तुम ऑप्ट। तो ये सब क्या है बताओ, वही तो बोल रहे हैं। फिर लिखो नेक्स्ट फटाफट, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 फोकस्ड ऑन 10 प्रिंसिपल्स, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 फोकस्ड ऑन 10 प्रिंसिपल्स डैश, एक दो ठो लिख के छोड़ दोगे, नाम से ही समझ में आ रहा है हेल्थ का बात हो रहा है, हीली पॉलिसी है, हेल्थ नहीं, हीली लिखो, हीली पॉलिसी। ये क्या चीज के बारे में बात कर रहा है ना, इक्विटी होना चाहिए, जो आज भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता है, कास्ट बेस, सेक्स बेस, ये सब अलाउ नहीं करना चाहिए, तो इक्विटी, ठीक है, सबके ऊपर सेम प्रिंसिपल लागू होना चाहिए, ऐसा नहीं है ये गई है तो उसको अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, ये गई तो उसको खराब से ट्रीट किया जा रहा है, प्रिंसिपल शुड बी सेम फॉर एनीवन, कोई मिनिस्टर का बेटा गया तो उसको अलग से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी शुड बी प्रमोटेड, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, decentralization, dynamism, write down any 4 points you want. National Healy policy,
क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ये सब जो टॉपिक बच गया है ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगी, मैं डायरेक्टली इसका जो है 10 से 12 पॉइंट बनाकर दे दूंगी, यहीं तक बचा 3 पेज का, ठीक है, वो आप डायरेक्टली वहीं से कर लेना। यू डोंट हैव टू मग अप इट फ्रॉम हियर, इट्स गोइंग टू बी वेरी लेंदी और इतना याद भी नहीं रहेगा। बहुत सारे टॉपिक ऐसे जो ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, देयर आर मेनी टॉपिक्स दैट वी हैव डन ऑलरेडी, लाइक एफडीआई वगैरह क्या होता है, 100% एफडीआई कहाँ अलाउड है, हु आर आवर एफडीआई पार्टनर्स, ठीक है। एफडीआई के बारे में मैंने बोला था ना, अलग अलग रूट होता है, ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट, देख रहे हो? तो ये सब जो पॉइंट्स है मैं आपको, जैसे ऊपर का शॉर्ट नोट बनाया था ना, ये लास्ट 2 पेज बच गए, इसका मैं आपको शॉर्ट नोट दे दूंगी, वो आप सेल्फ स्टडी कर लेना, ठीक है। तो और कुछ इस चैप्टर में बचा नहीं है, वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, देख लो। इसके बाद से ये सब चालू हो रहा है, वी हैव डन ऑल द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यस वी हैव डन ऑल ना, किया था कि नहीं? सारा सारा एक एक पॉलिसी को डिटेल में किया था, 12 5 ईयर प्लान, ड्रॉबैक्स, देख रहे हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, हैव वी डन इट और नॉट, टेल मी। फिर एमएसएमई का क्लासिफिकेशन वगैरह याद है ना ये सब, और आज ये सब किया कि नहीं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एफडीआई, एफपीआई, फेवरेबल अनफेवरेबल, टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। तो ये चैप्टर सबसे लेंदी है, सबसे लेंदीएस्ट चैप्टर यही था, दिस वाज द लेंदीएस्ट ऑफ द लॉट। इसमें खाली 2 पेज है, उसका मैं आपको समरी नोट्स जो है खुद से बनाकर व्हाट्सएप में शेयर करूंगी, समझाने का कुछ उसमें है नहीं, आप उसको रीड कर लेना, और हम लोग जब रिविजन करेंगे ना तो वहां पे एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे। सो दैट्स इट, सिलेबस इज ओवर। एक नीति आयोग का थोड़ा सा नोट्स मैं दूंगी, 1 पेज का जो पेंडिंग है, और एक ये 2 पेज का नोट्स, एक संग में एक जगह उसको पाइल अप करके आपको दे दूंगी 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। So that's it for today guys, the chapter is over and your syllabus of business environment and EBE, economics and business environment is over, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो, मेरे से पूछ सकते हो। मिशन सीरीज वगैरह करना है, छोड़ना नहीं है, प्लीज सेटल डाउन, डोंट बी इन अ हरी, ठीक है। तो अभी हम लोग पार्टी वगैरह कर लेंगे।